हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम पुनः देखेंगे 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, परजीवी जीवाणु यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो देखिए, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया अर्थात ये बैक्टीरिया तो है लेकिन एक ऐसे विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बाहरी जीन व्यवस्थित होता है और वो अपना लक्षण आकर के व्यक्त करता है, उसे ही हम परजीवी जीवाणु कहते हैं। यानी एक ऐसा जीवाणु जिसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का या आप ऐसा कह सकते हैं कि अतिरिक्त या बाहरी प्रकार का जीन आकर के व्यवस्थित हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस प्रकार की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, परजीवी जीवाणु कहते हैं। और ये बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही जीन आकर के व्यवस्थित होता है वो अपना लक्षण पुनः व्यक्त करने लगता है, यानी कि शो करने लगता है। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो ई कोलाई होता है, यह बैक्टीरिया बेसिकली एक परजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया होता है जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज या शुगर जिसको आप कहते हैं, इस रोग के निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। इंसुलिन एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स होता है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो इंसुलिन है यह एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो कि अग्नाशय की कोशिकाओं से निकलता है। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है यह एक प्रकार का परजीवी जीवाणु होता है और इसके द्वारा मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग के निदान के लिए इंसुलिन को उत्पन्न करता है। इंसुलिन से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो यह भी आपको याद रखना है, इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है ये आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इंसुलिन से संबंधित दोनों क्वेश्चन यहां से आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि इंसुलिन की श्रृंखलाएं आपस में कितने श्रृंखलाओं का बना होता है। इंसुलिन तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। वही दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन की जो दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ये आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आपको याद रखना है कि डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीएम फसलों के लाभ। देखिए, जीएम फसलों का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड फसल। तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसल से संबंधित और कई सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए कि जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। तो जीएमओ का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। तो यहां पे केवल अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के बारे में पूछा गया है। देखिए, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जिसको कि हम ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं, तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को हम ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं। अब ट्रांसजेनिक जीवों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, आपके पेपर में है, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड जितने भी हैं, चाहे वो ट्रांसजेनिक रूप से रूपांतरित फसलें हो, चाहे ट्रांसजेनिक रूपांतरित रूप से आपकी चाहे वो सब्जियां हो या इसके अलावा आपके ट्रांसजेनिक जीव हो, सभी के सभी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें, इनसे कई सारे लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं ये फसलें पौधों में वांछित फिनोटाइपिक लक्षण उत्पन्न करती हैं। एक विशिष्ट प्रकार के फिनोटिपिक यानी कि लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होता है जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों से। दूसरा प्रमुख लाभ क्या है कि जो ट्रांसजेनिक फसल होती है इनके द्वारा पौधों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीवों को विशिष्ट प्रकार से, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनको प्रवेश कराया जाता है और ये बाद में पुनः ये फसलें बाद में उस प्रोटीन का उत्पादन करती है। मतलब कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को प्रविष्ट कराया जाता है और बाद में ये फसलें पुनः उस प्रोटीन का प्रोडक्शन या उत्पादन करने लगती हैं। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण लाभ क्या है कि इन फसलों में पूर्व से उपस्थित जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। यदि फसलों के अंदर पहले से कोई जीन उपस्थित है तो उसकी अभिव्यक्ति को रोक देते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें। अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टीआई प्लाज्मिड अर्थात यह एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है। तो टीआई प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका आपको यही पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या है, मतलब टीआई प्लाज्मिड कहां पाया जाता है।
तो यह आपको याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जो बैक्टीरिया होता है उसी के अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। और ये एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो किसी भी डाइकाट प्लांट यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण उत्पन्न करते हैं और संक्रमण उत्पन्न करने के पश्चात एक विशेष प्रकार के ट्यूमर का निर्माण करते हैं। और टीआई प्लाज्मिड में आप एक चीज ये भी याद रखना है कि यह जीन अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण वाहक यानी कि कैरियर का भी काम करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरियर को वाहक का भी कार्य करते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि किसी भी डाइकाट प्लांट में संक्रमण उत्पन्न करते हैं और उसके बाद ट्यूमर निर्माण को भी अभिप्रेरित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग क्या होती है और जीन क्लोनिंग की प्रमुख उपयोग या विशेषताएं क्या होती है। तो जीन क्लोनिंग देखिए क्या होती है, एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि ही क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। किसी भी जीन की अनेक कॉपी या अनेक उसकी प्रतिकृति तैयार करने की या रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके थ्रू एक कॉपी से कई सारी कॉपी तैयार की जाती है जीन की। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार के जीन की अनेक कॉपी या अनेक प्रतिकृति तैयार करने की, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जीन के अनेक या बहुत सारे क्लोन तैयार करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। देखिए जीन क्लोनिंग के उपयोग देखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जीन क्लोनिंग का जो पहला उपयोग है वो ये है कि उच्च गुण वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने में, इसके थ्रू एक अच्छी किस्म के जीवों को भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी पुराने या किसी ऐसे जीन पे जिस पर की गड़बड़ी युक्त कोई जीन है तो उस पर सही जीन का समावेश करा करके एक अच्छे प्रकार के या उच्च गुण वाले जीवों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा देखिए इसका उपयोग क्या है कि जो विलुप्त हो रहे पादपों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में, यदि कोई भी पादप या जीव संरक्षित करने में इनका किया जाता है, मतलब ऐसे कई सारे जीव हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं, या ऐसी कई सारी पादप वनस्पतियां जो कि अब विलुप्त होने की कगार पे है, उनको भी संरक्षित किया जा सकता है जीन क्लोनिंग के माध्यम से। तीसरा उपयोग देखिए क्या है कि मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित पशुओं को पैदा करने में तो अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट प्रकार के जीन में किसी दूसरे प्रकार के जीन को रूपांतरित किया जा सकता है और इससे एक विशेष प्रकार के जीनों का समावेश नए पशुओं के अंदर कराया जा सकता है। चौथा उपयोग क्या है जीन क्लोनिंग का कि किसी भी जीव के इच्छित जीनोटिपिक को संरक्षित करने में, जीन प्रारूप की सुरक्षित करने में, या जीन प्रारूपों को अर्थात जीनोटाइप को संरक्षित भी किया जा सकता है। किसके माध्यम से, जीन क्लोनिंग के माध्यम से, यानी जीनों की संरचना को कंट्रोल किया जा सकता है जीन क्लोनिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजीन क्या होते हैं। तो ट्रांसजीन देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। ट्रांसजीन एक ऐसे प्रकार के जीन होते हैं जिनको कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव के जीनोम में जोड़ दिया जाता है। देखिए जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह, तो किसी भी प्रकार से जो जीनों का समूह होता है उनमें एक ऐसे विशिष्ट प्रकार के जीनों का समावेश कराना जिसके द्वारा उसके अंदर एक नए वंचित जीनोटिपिक लक्षण को उत्पन्न किया जा सकता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीन कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रकार के जीन जिनको कृत्रिम रूप से किसी दूसरे जीव के जीनोम में जोड़ दिया जाता है, मतलब एक ऐसे जीन को जिनको किसी दूसरे व्यक्ति के जीन के अंदर या दूसरे प्रकार के जीन के अंदर समावेश करा दिया जाता है, ऐसे जीन को हम ट्रांसजीन कहते हैं। तथा ट्रांसजीन के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले जीव होते हैं उनको हम ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जिनको कि हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में जीएमओ यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो डीएनए लाइगेज देखिए एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कई सारे डीएनए के यदि खंड आपस में टूट गए हैं तो उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। तो डीएनए लाइगेज आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी कई बार पूछा गया है कि डीएनए लाइगेज क्या होता है या डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है आपस में डीएनए के खंडों को जोड़ना, और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। तो आपको याद रखना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ने का काम करता है। इसके बाद देखिए एक आखिरी क्वेश्चन है स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व क्या है। देखिए स्पाइरुलिना जो होती है यह तालाबों या झीलों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है जिसके अंदर प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा मौजूद होती है। तो स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला देखिए इंपोर्टेंस या महत्व क्या है
कि इसकी उच्च जैव मास उत्पादन दर होती है, जिससे यह कम समय में बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पन्न करता है। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आप जैसे देखेंगे कि जैसे जापान वगैरह में आप देखेंगे कि वहां के व्यक्ति ज्यादा ताकतवर व मजबूत होते हैं, क्योंकि वो तालाबों या झीलों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति स्पाइरुलिना भी है। तो वहां के व्यक्ति काफी के रूप में, जैसे यहां पे यदि आप देखेंगे तो इंडिया में आप जैसे देखते हैं तो चाय वह काफी अत्यधिक मात्रा में लोग लेते हैं, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो तालाबों या झीलों में पाए जाने वाले जो वनस्पति होते हैं उनका काढ़ा बना करके पीते हैं, क्योंकि उनमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो पहला बात तो आपको यही याद रखना है कि इसका जैव मास उत्पादन दर ज्यादा होता है, जिस कारण से यह कम समय में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन का प्रोडक्शन या उत्पादन करती है। दूसरा आर्थिक महत्व क्या है कि यह बहुत ही कम समय में औद्योगिक स्तर पर उगाया जा सकता है, इसको कम समय में अधिक मात्रा में भी उगाया जा सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंस तो यही है कि कम समय में ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि आलू संसाधन संयंत्र के अपशिष्ट पर, घास फूस पर या खरपतवार पर, इसके अलावा पशु खाद्य, यहां तक कि वहित मल पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। तीसरा कहने का मतलब यह है कि इसका आर्थिक महत्व यह भी है कि इसको आसानी से कई सारी जगहों में उगाया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं घास फूस वाली जगहों में भी इसको उगाया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे वीड्स यानी कि खरपतवार जहां पे होते हैं वहां पर भी इनको आसानी से उगाया जा सकता है। जहां पर पशुओं के खाद्य उपस्थित होते हैं वहां पर भी इनको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा जो वहित मल होते हैं वहां पर भी इनकी अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन या उत्पादन दर होती है। तो इसका कुल मिलाकर के यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्थिक महत्व है इसके, वो आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।